नमस्कार, मैं स्मरण भूमेश रोहित शर्मा इसी सीताराम आश्रम है बिहटा में। यहाँ एक कार्यक्रम है किसान सभा की जो भूमिका रही इस आंदोलन में उस पर, वहाँ पर जो भी कुछ होगा वो दिखाएंगे आपको अगले एपिसोड में। फिलहाल मेरे साथ है कैलाश झा जी। कैलाश चंद्र झा जी मैंने 2 बार नाम टाइप किया था जब वही एक बना रहा था तो। सर मुझे आप ये बताएंगे कि मौजूदा दौर में किसान की भूमिका उस वक्त जो थी 1947 में या फिर सरस्वती जी जब थे तब, और आज के दौर में किसान की जो भूमिका है तो हम कितना अंतर देख पा रहे हैं? पहले तो मैं ये साफ कह दूं कि मैं एक तरह से स्वामी जी से अगर जुड़ा हूँ तो एक इतिहासकार की तरह जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए प्रेजेंट में आज के वर्तमान में जो समस्याएं हैं या नहीं है किसानों की, तो उससे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी बिलोंग नहीं करता हूँ। इसलिए मेरा इंटरेस्ट है श्री सीताराम आश्रम स्वामी जी का जो एस्टैब्लिश हुआ 1927 में, उसको एक धरोहर के रूप में ये हम देख रहे हैं स्वामी जी और आश्रम दोनों को। इसलिए जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है आज का किसान और उनकी समस्या, उससे मेरा कोई सरोकार नहीं है। सरस्वती जी एक विशुद्ध पॉलिटिक्स करते थे किसानों के लिए, खास करके देश की आज़ादी में उनकी भूमिका रही है। उस चीज को आप किस तरह देख पाते हैं? नहीं, स्वामी जी आप नहीं कह सकते हैं कि वो पॉलिटिक्स करते थे। नहीं, स्वामी जी एक तो पहले स्वामी थे, सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया था और किताबें भी लिखी, गीता हृदय लिखा उन्होंने। फिर वो एक समाज सुधारक भी थे। तो स्वामी जी एक स्वामी के बाद समाज सुधार में आए, जिसको कि लोग एक जाति विशेष भूमियार से जोड़ते हैं, उस समाज सुधारक के हिसाब से उन्होंने उसमें वो लगे। तब वो फ्रीडम मूवमेंट में आए 1920 में, और इस 27 में जब ये इस आश्रम की स्थापना हुई तो उसके साथ एक शर्त था कि ये जिस व्यक्ति ने, जिनका नाम श्री सीताराम दास था, उन्होंने ये जमीन और एक छोटा सा घर बना हुआ था। स्वामी जी को जब ये डीड बना और जब एक ट्रस्ट बना तो ये स्पष्ट था कि ये लोग कि ये जगह, यहाँ पे एक पाठशाला चलेगी जिसमें संस्कृत, वेदांत का भूमियार ब्राह्मण के बच्चों के लिए ये यहाँ पर उसका अध्यापन और अध्ययन होगा। तो वो फेज था स्वामी जी का, ओवरलैप करता है समाज सुधार से। ये आते हैं वो स्वतंत्रता आंदोलन की ओर, और 1927 में ही वेस्ट पटना किसान सभा की स्थापना होती है, क्योंकि यहाँ के यादव मजदूर किसान, ये सब हम इसलिए नाम ले रहे हैं जाति का क्योंकि स्वामी जी को कई तरह से लोग जोड़ा जाता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पहले यादव किसान स्वामी जी को अप्रोच किए, क्योंकि ये यहाँ पर बीटा शुगर मिल है, उसमें ऊख के सप्लाई के प्राइस को लेकर के, और पहला आंदोलन जो है जो स्वामी जी ने और किसान सभा 1927 में ही बना। ये सब ओवरलैप हो रहा है। फिर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा बना, और फिर 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बना लखनऊ में। तो
उस समय में सिर्फ कांग्रेस एक पार्टी थी जिसमें सब लोग उसी में समाहित थे, जो बाद में फिर अलग हुए, अलग अलग पार्टियां बनी। लेकिन स्वामी जी का जब उन्होंने किसान सभा की स्थापना की और उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई शुरू की, तो उनका ध्येय सिर्फ किसानों के प्रति था। और साथ में चूंकि कि कोई पार्टी कहने की कांग्रेस पार्टी थी, उसी के अंदर किसान सभा बना था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में भी वो थे। लेकिन उनको अगर कोई कहेगा कि प्रोफेशनल पॉलिटिशियन थे, वो राजनीतिक वैसे नहीं थे। राजनीतिक को तो पावर पॉलिटिक्स का भी अर्थ होता है ना, कि हम ये पद ले, वो पद ले, हम चीफ मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, एमएलए बने। स्वामी जी को उस तरह से हम लोग नहीं देख सकते हैं एज ए पॉलिटिशियन। उस दौर में अभी आपने बताया कि भूमिहार और ब्राह्मण के बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए इसका स्थापना किया गया था, राइट? ये चीज भूमिहार ब्राह्मण मतलब कि फिर अलग हो जाता है, भूमिहार और ब्राह्मण अलग होते हैं, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट उस समय का। फिर स्वामी जी बदले। स्वामी जी में यही खूबी थी कि वो निरंतर, कहते हैं उसको, मतलब कि हम लोग कहते हैं क्या कि प्रोग्रेसिव थे, निरंतर बदलते गए। बाद में तो वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में भी आए, लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में भी उनको कम्युनिस्टों से भी मतांतर हुआ, और मतांतर हुआ जिससे कि अंतर हुआ कई चीजों में। वो कम्युनिज्म को भी देख रहे थे इंडियन एस्पेक्ट में, नॉट कि कम्युनिज्म एज इंटरनेशनल एस्पेक्ट में। जो तो उस समय में सीपीआई था सिर्फ, तो सीपीआई से भी उनका मतांतर हुआ। तो उनको तो मतांतर गांधी जी से भी हुआ, उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी हुआ और सीपीआई से भी हुआ। लेकिन थे वो विचार। एक नाम और महत्वपूर्ण था, सुभाष चंद्र बोस। उनका भी जिक्र बता दें सर। सुभाष चंद्र बोस जब रामगढ़ कांग्रेस में एंटी कॉम्प्रोमाइज ये था स्वामी जी का, उन्होंने उनको सपोर्ट किया। उसके पहले उन्होंने जबलपुर के पास, मैं भूल रहा हूँ नाम, वहाँ पर भी, जबकि सीतारमैया महात्मा गांधी के कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षता के लिए, और सुभाष बाबू भी थे, तो स्वामी जी ने सुभाष बाबू को सपोर्ट किया। और बाद के दिनों में वो सुभाष बाबू से बहुत क्लोज हुए। सुभाष बाबू ने फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, एक तरह से लेफ्ट, अगर हम जा रहे हैं फिर लेफ्ट। तो स्वामी जी सुभाष के साथ जुड़े और महात्मा गांधी से दूरी बढ़ते गई। मालूम हुआ था मुझे कि सुभाष चंद्र बोस यहाँ आए थे इस आश्रम में एक समय, सही बात है? देखिए, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ इस सत्यापन इसके लिए, लेकिन सुभाष बोस जहानाबाद में जरूर आए थे, सुभाष बोस खगड़िया में जरूर आए थे, लेकिन आश्रम आए थे कि नहीं, ये मैं एकदम से 100% श्योर नहीं हूँ। अगर वो खगड़िया आ रहे हैं, जहानाबाद आ रहे हैं और इधर कैंपेन कर रहे हैं किसानों के साथ, तो हो सकता है आए हों। लेकिन हम कहने कि हमें कि जब तक हमको उसका प्रूफ नहीं मिलेगा, हम ऐसे स्वामी जी के साथ फोटो है उनके हॉल में लगे हुए, कलकत्ता के भी फोटो हैं और इधर के भी फोटो हैं, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वो आश्रम आए ही थे। पिछली दफा जब मैं आया था तो वो बिल्डिंग मुझे दिखाया गया था, सामने बिल्डिंग है, दिखाऊंगा आपको। उस बिल्डिंग में बता रहे थे कि 2 चेयर रखा हुआ है, उसमें से एक चेयर पर जो है सुभाष चंद्र बोस बैठे थे, एक चेयर पर स्वामी जी बैठे थे, ऐसी मुझे जानकारी मिली। मैं श्योर नहीं हूँ। आप श्योर नहीं है? मैं इसलिए मैं ये कह नहीं सकता हूँ। और चेयर तो है, लेकिन अब उस दोनों पे वो दोनों बैठ, एक चेयर वाला फोटोग्राफ भी है स्वामी जी का, जो कि वो लोग बैठे हुए हैं। अब वही वो दोनों चेयर लोग उसको जोड़ते हो तो हो सकता है जो आपको बताए हो, लेकिन मैं
जब तक हमको प्रूफ नहीं है जी। मैं नहीं कह सकता। एक चीज आपने बताया था कि यहाँ पर प्रशिक्षण केंद्र जैसे कि कंप्यूटर्स के बच्चों के लिए हैं या फिर अन्य चीजें चल रही है, तो ये तमाम चीजें चल रही है। क्या इसमें सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण के ही बच्चे सीखने आते हैं या फिर तमाम जाति के तमाम वर्ग के लोग यहाँ बच्चे सीखने आते हैं? नहीं, यहाँ पर आज के दिन में स्थिति ये है कि आपको सामाजिक संरचना को भी समझना होगा। इन सब जगहों पे ये जो है ज्यादातर बच्चे जो हैं सो गरीब तबके के हैं और वो लोग सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। तो वही ये एक एनजीओ है दीक्षा, और उसके साथ एक टाइप है। ये आश्रम का टाइप नहीं है, ये आश्रम का टाइप नहीं है दीक्षा के साथ। ये रूबन मेमोरियल मेडिकल हॉस्पिटल का टाइप है दीक्षा के साथ। तो गरीब बच्चे यहाँ आते हैं। सामाजिक संरचना ये समझना बहुत जरूरी है कि इस तरह के माहौल में भूमिहार, आपने नाम लिया, भूमिहार ब्राह्मण के बच्चे तो सरकारी स्कूल जाते ही नहीं है करीब। वो तो सब आजकल जो सो कॉल्ड प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें जाते हैं, और वो लोग इस तरह के। लेकिन कोशिश है, किसी को रोक नहीं है, सब लोग आ सकते हैं, सब लोग, लेकिन आते नहीं है। अच्छा, एक सवाल रहेगा, लास्ट सवाल मेरा रहेगा। यहाँ पर जो प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं या बहुत सारे सोशल एक्टिविटी चल रहे हैं, मसलन बच्चों के फुटबॉल खिलाना, पढ़ाई लिखाई कराना, कंप्यूटर सिखाना या फिर डांसिंग, अन्य चीज़ें, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ फंडिंग मिलता है या फिर सहयोग मिलता है या कुछ है क्या? गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग नहीं है। ये जानना बहुत जरूरी है कि दीक्षा का अभी हम बोले टाइप रूबन मेमोरियल मेडिकल हॉस्पिटल से है, और सारा का सारा फंडिंग इन्हीं के साथ है। है एक तरह से आश्रम हम स्पेस दिए हुए हैं, ये हम कर सकते हैं। आश्रम का भी कोई टाइप नहीं है, मैं क्लियर हूँ क्योंकि मैं आश्रम का अध्यक्ष हूँ और ट्रस्टी यहाँ बैठे हुए। तो ये है, और ये प्रशिक्षण जो है सो ये इसको कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। आप ग्रो कीजिए जिसमें कि खेल भी हो, नाटक भी हो, डांस भी हो, सब साथ साथ चल रहा है। और देखिए, कई ड्रीम होता है, हम लोग यहाँ पर संस्कृत की पढ़ाई कराना चाहते हैं, संस्कृत का टीचर ही नहीं मिलता है ना, और संस्कृत पढ़ने के लिए आज के दिन में आएगा ये कौन? सब समस्या है ना। केवल हम अगर आइडियलिज्म में बात करेंगे तो वो तो नहीं हो पाएगा ना। संस्कृत का टीचर मिल रहा है ना, संस्कृत पढ़ने के लिए आए, तो ये सब समस्याएं हैं। लेकिन कम से कम आश्रम जो है आज के दिन में लाइवली है, लग रहा है कि कुछ हो रहा है। जब हम आश्रम आए हैं सबसे पहले 1975 में, 1975 में। बहुत लोग यहाँ पर आश्रम 1975 के में नहीं आए होंगे, उसके बाद आए होंगे। लेकिन हम वहाँ उस समय भी देखे, और इधर हाल के दिनों में भी हम देखे जब बाबू डॉक्टर सत्यजीत सिंह ने इसका कैसे रेनोवेशन, अगेन फंडिंग उनका था, सरकारी कोई फंडिंग नहीं, कोई सरकार से लेना देना नहीं। सरकार का एक पार्ट आ रहा है जो मटेरियल्स अमेरिका से आए वापस, जिसको कि हम लोग नाम दे रहे हैं श्री सीताराम आश्रम, वॉल्टर हाउजर, कैलाश चंद्र झा कलेक्शन। उसको बिहार स्टेट आर्काइव्स डिजिटाइज कर रही है। गवर्नमेंट का इतना ही और बस, और कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है गवर्नमेंट, क्योंकि प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज डॉक्यूमेंट्स इस आश्रम का। आप आश्रम के अध्यक्ष हैं, इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूँ, और मेरा शायद अंतिम सवाल होगा कि आश्रम में सज्जन सरस्वती जी रहे थे, उनका शायद पार्थिव शरीर भी यहीं पर दफनाया गया है, और
सयान सरस्वती जी बाकायदा किसान मूवमेंट से जुड़े हुए थे, जिस तरह से जुड़े हुए हों, आइडियोलॉजिकल जुड़े हुए हों या फिर व्यवहारिक तौर पर। क्या आज की तारीख में अगर किसान आंदोलनकारी इस आश्रम का उपयोग किसान आंदोलन के हित में करना चाहे या किसानों के हित में करना चाहे, तो कितनी स्वतंत्रता उनको यहाँ पर मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, ये तो हम लोग डिसाइड करेंगे कि यस या नो पे, लेकिन ये सही बात है कि उसको दफनाया नहीं। स्वामी जी ने यहाँ समाधि ली है, उसको कहते हैं समाधि, मतलब कि वो भूमि समाधि है स्वामी जी का। ये जो भी किसान के हित के लिए जो भी है यहाँ पर मीटिंग होती है। हम लोग जानते हैं कि टिकैत साहब भी आए हुए हैं और मीटिंग किए हुए हैं, वो भी होगा। और किसी के लिए ये बैन नहीं है, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो और आइडियोलॉजी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, जो भी, सबके लिए ओपन है। लेकिन डिसाइड हम लोग करेंगे, ट्रस्ट करेगा कि ये प्रोग्राम हो सकता है कि या नहीं हो सकता है। ओपन सबों के लिए है एज ए प्रिंसिपल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे कैलाश चंद्र झा जी, और इन्होंने एक चीज़ बताया आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसके आगे के एपिसोड में आपको हम दिखाएंगे आज जो कार्यक्रम चल रहा है उसका क्या निहितार्थ है, क्या उसका असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।